बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 9 अगस्त है और दिन है बुध का। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अब से चंद मिनट बाद इमरान खान की जो सज़ा है तोशाखाना केस में, उस पर अपील जो है उसकी समाअत है। दो जजेस जो है वो इस अपील पर जो है वो समाअत करेंगे, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब और तारिक महमूद जहांगीरी साहब। लेकिन हम तो आज इसलिए भी हाई कोर्ट में थे, आपको इस वीडियो के बाद बताएंगे कि आज जो इमरान खान साहब को सहूलियात जेल में देने के हवाले से, बुशरा बीबी की मुलाकात के हवाले से क्या कुछ हुआ, इस पे वैसे मैंने साकिब बशीर साहब के साथ भी वीडियो किया, वो तो लग चुकी होगी, लेकिन इस पे तफसील से बात करेंगे। लेकिन इस दौरान जब हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे, तो जब हम कमरा अदालत से निकले तो हमें एक ख़बर पढ़ने को मिली, और वो ख़बर थी मुझे तो जुल्करनैन साहब ने भेजी थी कि आज इमरान खान साहब का जो केस था, जो अब्दुल रज़ाक शर जो वकील कत्ल हुए, उनके बेटे ने जो इमरान खान पर FIR करवाई, उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो केस था। बल्कि पहले हम इस केस का बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा सा 1 मिनट के लिए सुहेल रशीद साहब से सुन लेते हैं, और उसके बाद हम जुल्करनैन साहब की तरफ आएंगे कि इस मामले में आज कमरा अदालत के अंदर लड़ाई हुई है। अमानुल्लाह कररानी ने बदतमीज़ी की है, बदतहजीबी की है, बदमाशी की है 2 जजेस के साथ। वो क्या मामला हुआ वो हम जुल्करनैन साहब से पूछेंगे, लेकिन पहले हम सुहेल रशीद साहब से पूछ लेते हैं, हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दें कि आज इस केस में होना क्या था। देखें सदीक भाई, ये इसमें केस ये है कि वकील जो कत्ल हुए थे अब्दुल रज़ाक शर साहब कोयटा में, उनके कत्ल की केस में FIR जो थी उसमें नामजद किया गया था चेयरमैन PTI इमरान खान साहब को, और उस नामजदगी को उन्होंने चैलेंज कर रखा है। पहले ये मामला बलूचिस्तान हाई कोर्ट से भी होता हुआ यहाँ तक पहुँचा है, सुप्रीम कोर्ट में ये प्रॉपर फिक्स था, और इस पे इससे पहले 2-3 समातें हो चुकी हैं जिसमें इमरान खान साहब को ज़ाती हैसियत में भी तलब किया गया था। और आज इम्कान ये लग रहा था कि केस के मेरिट्स डिस्कस होंगे और उसके ऊपर कोई ना कोई ऐसा फैसला आ जाएगा, और ये एक किस्म का आप कह सकते हैं कि प्रीएम्प्ट किया जा रहा था कि शायद इस केस की हद तक इमरान खान साहब को एक रिलीफ मिल जाएगा, या कुछ डायरेक्शंस आ जाएंगी कि जो JIT है उसमें शामिल तफ्तीश हो जाएँ या कुछ इस तरह की बात, लेकिन रिलीफ मिलने का इम्कान था। हुआ लेकिन यह है कि मेरिट्स पे केस गया ही नहीं आज। जो मुद्दई मुकदमा है उनके वकील अमानुल्लाह कररानी साहब, उन्होंने बेंच के मेंबरान के ऊपर जो है वो एतराज़ उठा दिया, जिसके बाद ये मामला उस तरफ चल पड़ा कि बहुत ज़्यादा तलखी हुई और केस के मेरिट्स आज डिस्कस नहीं हो सके और एक नई तारीख पड़ गई है। इस हद तक ज़रूर कहेंगे कि जो अगर मुद्दई मुकदमा ये चाहते थे कि रिलीफ ना मिले इमरान खान को कोई, तो उसमें तो वो कामयाब हुए हैं, लेकिन अपने लिए एक नई मुश्किल वो ज़रूर आज लेकर चले गए हैं यहाँ से, कि अब कोर्ट का आर्डर आना है जिसमें शायद उनको तौहीन अदालत का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 2 जो मेंबरान थे बेंच के, उन्होंने कैटेगोरिकली डिनाई कर दिया उनको माफ़ी देने से किसी किस्म की भी, और कोर्ट ने अब कहा है कि हम एक ऑर्डर जो है वो इस पर पास करेंगे। ये आज की एक कार्रवाई थी जिसमें जो सारा मामला ट्रिगर कैसे हुआ ये आपको जुल्करनैन बताएंगे, और जो दरख्वास्त गुजार के थे मुद्दई जो थे, उन्होंने आज जवाब देना था, बेसिकली मेरिट्स पे केस आगे जाना था, लेकिन उसके बजाय ये सारा अमल शुरू कैसे हुआ, जुल्करनैन साहब ने बड़े करीब से उनको देखा। जुल्करनैन साहब ये बताएं कि कमरा अदालत का माहौल क्या था, ये लड़ाई शुरू कैसे हुई, हुआ क्या, पहले जजेस ने कुछ सख्त मार्क्स दिए या अमानुल्लाह कररानी साहब आपको क्या लगा तय करके आए हैं, हुआ क्या? कररानी साहब तय करके आए थे, क्योंकि उन्होंने कोर्ट रूम में आने से पहले अदील सरफराज जो हमारे एक साथी जर्नलिस्ट हैं, आजकल सुनो TV से वाबस्ता हैं, उनको बाहर ही कहा था कि आज देखना अंदर शुगर लगेगा, आज अंदर तमाशा लगेगा। वो प्री प्लान्ड आए थे, और वो जो बुक्स थी, 2 जो PLD 1998 फैसला था असद अली केस का, और एक और फैसला था, वो पहले से अपने साथ लेकर आए हुए थे। उन्होंने आती जब वो रोस्टम के ऊपर आए तो जस्टिस याही अफरीदी ने पूछा। सॉरी कतई कलामी की माजरत, ये बताएं कि ये वैसे तो हम दोबारा नाज़रीन को बताते हैं कि 3 रुकनी बेंच जस्टिस याही अफरीदी साहब इसकी सरबराही कर रहे हैं, उनके साथ मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब और अज़हर हसन रिजवी साहब हैं। हसन अज़हर रिजवी साहब। अच्छा ये बताएं कि आज जब केस कॉल हुआ, कौन सबसे पहले रोस्टम पर आया, बात कैसे शुरू हुई, पहले किसने, ये सारा ज़रा थोड़ा सा बताएं। वही मैं बता रहा था कि जब कॉल हुआ कि लतीफ़ खोसा साहब रोस्टम पर आए, उधर से जो बलूचिस्तान के वकला हैं, जो सरकारी वकला हैं, वो रोस्टम पर आए, तो कररानी साहब भी उठे, ये सब लोग रोस्टम के ऊपर आए। तो पूछा लतीफ़ खोसा साहब से या अफरीदी साहब ने कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने रिपोर्ट जमा करवाई, कि आपने वो पढ़ी है? तो खोसा साहब ने कहा जी मैंने अभी तक उसका जायज़ा नहीं लिया, लेकिन मैं इस हवाले से उसको सरसरी जायज़ा लेके भी बात कर दूँगा। फिर कररानी साहब भी आए, उन्होंने कहा कि जनाब ये जो मामला है इसको इस अंदाज में ना देखें, मेरिट के ऊपर केस को चलाएं, आज हम आए हैं। इस पर फिर कहा गया कि जी आप सब लोग बैठ जाएं, पहले खोसा साहब से बात करते हैं, ज़ाहिर है क्योंकि पटिशनर है, पहला हक पटिशनर का होता है दलाइल देने का। हाँ जी, इमरान खान के वकील हैं। उन्होंने भी बात अपनी शुरू करनी थी, कररानी साहब साइड पर जाके बैठ रहे थे, तो क्योंकि वो मुद्दई के वकील हैं, तो मुज़ाहिर नकवी साहब ने उनसे सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि कररानी साहब आपने वाकई की FIR पढ़ी है? इस पर कररानी साहब की जानिब से कहा गया कि मैं साइड पे जाके बैठ रहा था, अगर आप मुझे बुलाएंगे तो फिर मैं और भी बहुत कुछ कहूँगा।
सिर्फ दलाइल नहीं दूंगा, मेरिट के ऊपर बात नहीं करूँगा और बहुत कुछ कहूँगा। उन्होंने कहा कहीं आप क्या कहना चाहते हैं। उनके गालिबन माइंड में था ये शायद कोई दरख्वास्त और देना चाह रहे हैं, कोई और बात करना चाह रहे हैं। करनानी साहब ने कहा कि जनाब ये एक फ़ैसला है 10 जजों का, जिसमें कहा गया था कि जी चीफ जस्टिस बेंच बनाने का है या नहीं, उस फैसले के तहत आप लोग नहीं केस सुन सकते। तो नकवी साहब ने कहा कैसे। उन्होंने कहा जी आपने तो सो मोटो लेने के लिए चीफ जस्टिस को ख़त लिखा था, फैसला दिया था बाकायदा कि इलेक्शन के केस में सो मोटो लिया जाए। साथ ही उन्होंने अपनी तोपों का रुख कर लिया हसन नज़र रिजवी साहब की जानिब, जो खामोश बैठे थे, बड़े हम्बल आदमी है वो। उनको उन्होंने कहा कि जनाब इनके खिलाफ भी सिंध हाई कोर्ट में केस चल रहा है, तो आप लोग तो अहल ही नहीं है केस सुनने के। तो साथ ही फिर हसन नज़र रिजवी साहब ने गुस्सा इस बात पे किया। उन्होंने कहा मेरे खिलाफ कौन सा केस है, आप तो एविडेंस लेके आए जो आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं। तो करनानी साहब बार बार कहे जी मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा ये बात तो नहीं है, आप तो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मेरे पे केस चल रहा है। अब आप या तो डिटेल सामने लेके आएंगे या माफ़ी मांगेंगे, अदरवाइज़ आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा जी आपने जो कार्रवाई करनी है आप कर लें। तो मैं तो जो अपनी बात कह रहा हूँ मैं उस पर कायम हूँ कि जी आप या मेरिट के ऊपर केस सुनें या फिर इस तरह से बात ना करें। इन्होंने कहा हम तो केस ही मेरिट के ऊपर चला रहे थे, बात इसी से शुरू हुई थी, आपने बीच में आके ये बात कही। अब जब तक आप इस बात को क्लियर नहीं करेंगे बात आगे नहीं बढ़ेगी, कार्रवाई शुरू नहीं होगी। या अफरीदी साहब ने कहा उनको, ये जो है करनानी साहब, उन्होंने कहा करनानी साहब आप ऐसा करें कि या तो एतराज़ है तो तहरीरी तौर पे दें। उन्होंने कहा जी मेरा कोई एतराज़ है ही नहीं बेंच पे, मैं रिटर्न जो है ना कोई एतराज़ नहीं दे रहा। फिर उन्होंने कहा कि तरीका यही है कि आप रिटर्न दें, आप जैसे सीनियर वकील से हमें इस किस्म के रवैये की कतई तवक्को नहीं थी, आप जो सीनियर काउंसिल वाला रवैया वो आपका नहीं है, तो आप तहरीरी या वो दें या फिर आप माफ़ी मांग लें अदालत से। उस पर उन्होंने कहा कि जी आप जो कह रहे हैं ठीक है, मैं उस तरीके से कर लेता हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं माफ़ी मांगूँ, उन्होंने कहा जैसे आप कह रहे हैं ठीक है, मुझे वो कबूल है। फिर यही अफरीदी साहब ने ऑर्डर लिखवाना शुरू किया। उन्होंने कहा जी वो अपनी अनकंडीशनल अपॉलॉजी कर रहे हैं। फिर उन्होंने पूछा मुज़र नकवी साहब से कि आप इनकी अपॉलॉजी कबूल करते हैं। पहले उन्होंने अपना बताया कि मैं तो करता हूँ। फिर पूछा आप करते हैं, उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट, नो नो एब्सोल्युटली नॉट। 2 दफ़ा नो कह के उन्होंने ये बोला नकवी साहब ने। हसन नज़र रिजवी साहब को उन्होंने कहा जी आप करते हैं। उन्होंने कहा जी मैं मशरूत तौर पे करता हूँ अगर ये अपने इल्ज़ामात वापस लें, तो ये एविडेंस नहीं है, इल्ज़ाम वापस लें। इस पर करनानी साहब ने फिर कहा कि जनाब मैं तो इल्ज़ाम लगाया कोई नहीं था। लेकिन फिर उन्होंने कहा जी आप शवाहिद दें अगर आप गैर मशरूत माफ़ी और इन चीज़ों की तरफ नहीं आ रहे तो। फिर उन्होंने कहा कि जनाब मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, मैं बस हाथ ही जोड़ सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता। फिर उन्होंने नकवी साहब ने कहा या साहब को कि जी अगर इन राइटिंग इसे माफ़ी लें, उसके अलावा नहीं इसको छोड़ा जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि जी आप इन राइटिंग माफ़ी दे दें। अपने ये लिखवाया कि जी ये इल्ज़ामात वापस लेते हुए अनकंडीशनल अपॉलॉजी कर रहे हैं और इन राइटिंग करेंगे। फिर उन्होंने कहा जी कोई इन राइटिंग मेरी अपॉलॉजी नहीं है, तो मैं कोई रिटर्न नहीं दूंगा इनको। फिर नकवी साहब ने कहा कि जी इस तरह तो बात नहीं बनेगी। फिर अज़हर रिजवी साहब की उनसे दोबारा झड़प हुई। एक मौके पे नकवी साहब की आवाज़ ज़रा बुलंद हुई जब वो इल्ज़ामात लगा रहे थे जजेस के ऊपर। तो आगे से करनानी साहब ने कहा मैं कोई गुलाम नहीं हूँ आपका, आप ऊंचा बोलेंगे मैं भी ऊंचा बोलूँगा। फिर उन्होंने कहा नकवी साहब ने, आप बोलें, आपने जो बोलना है और जितना ऊंचा बोलना है बोलें, हम भी इधर ही बैठे हुए हैं। आप क्या समझते हैं कि आप बोलेंगे और हम चुप करके बैठे रहेंगे? आपके सामने साइलेंट जजेस बैठे हैं कोई, वो ज़रा आपको पता है सैयद हैं, ज़रा जोश में आते हैं तो फिर ज़रा अपने तरीके से ही बोलते हैं। हसन अज़हर रिजवी साहब ने भी फिर इसी अंदाज में कहा कि जब तक आप शवाहिद सामने नहीं लाएंगे कि मेरे खिलाफ कौन सी FIR है, मेरे खिलाफ कौन सा मुकदमा चल रहा है, उसको सामने लाएं, अदरवाइज़ आपको कंटेम्प्ट फेस करनी पड़ेगी। क्योंकि 3 में से 2 जजेस का इस बात पे इत्तेफाक था कि माफ़ी कबूल नहीं करनी और इनको अपने इल्ज़ामात रिटर्न में वापस लेने पड़ेंगे, जिसके लिए वो तैयार नहीं थे। फिर उनकी माफ़ी की हद तक जो है मामला वो अदालत ने महफूज कर लिया फ़ैसला। और फिर मामला आया असल केस का जो इमरान खान का था। उसके ऊपर फिर लतीफ़ खोसा साहब को उन्होंने कहा कि जी आज तो कार्रवाई चलाने वाला माहौल ही नहीं है, तो क्या करें। खोसा साहब ने कहा कि जी ये तो जिस अंदाज़ में कोशिश की जा रही थी कि जी हमें शामिल तफ्तीश किया जाए, हमारा GIT पे एतराज़ है, हम शामिल तफ्तीश तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि करनानी साहब और बलूचिस्तान गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़ था कि इनको शामिल तफ्तीश होने का कहा जाए। उस पर फिर उन्होंने कहा कि जी कोई एडवर्स ऑर्डर आपके खिलाफ नहीं होगा, जो हमने स्टे दिया था कि इमरान खान के खिलाफ कोयटा केस में कोई कार्रवाई नहीं होगी, उसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं। उन्होंने कहा फिर अगर आपने स्टे एक्सटेंड करना है, रिलीफ देना है अबूरी जो स्टे के तहत दिया हुआ है, फिर चाहे आप 15 दिन की डेट दें चाहे 10 दिन की दें, फिर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। उस पर फिर 23 अगस्त की पहले डेट तजवीज़ की, बाद में वकला की मुशावरत से वो 24 अगस्त हो गई। अब 24 अगस्त तक किसी भी किस्म का जो कोई कार्रवाई है, कोयटा केस में अगर इमरान खान फ़र्क करें सज़ा सस्पेंड होती है, बाहर आ जाते हैं, तो उनको कोयटा वाले केस में गिरफ़्तार कम अज़ कम नहीं किया जा सकता। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि जो माफ़ी वाले के ऊपर मामला रिज़र्व हुआ है, इसमें अमानुल्लाह करनानी साहब के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट की नोटिस तो शायद उनको ना मिले, क्योंकि वकील हैं और सीनियर हैं, साहब का बार के सदर भी हैं, सारे वकला आके खड़े हो जाएंगे। अलबत्ता इतना ज़रूर हो सकता है कि उनका कुछ वक्त के लिए जो लाइसेंस है वकालत का वो सस्पेंड कर दिया जाए, अगर दोनों जजेस ने उनको माफ़ी ना दी तो 2-1 से ये आ सकता है। मैं आखिर पे दोबारा बताऊंगा इस सारी गुफ्तगू के बाद कि
आज इमरान खान के ख़िलाफ़ सबसे जो ख़िलाफ़ कोई ऑर्डर आ सकता था तो वो ये था कि जी उनसे तफ्तीश कर लें, तो वो ऑलरेडी जेल में हैं। तो वो एक दफ़ा मियाँ साहब ने कहा था कि राजनपुर तो अगर थाना कोई नहीं था और मैंने कितना आगे लेके जा हाँ। सकते। तो इमरान खान के लिए इस वक्त वही सिचुएशन थी कि वो ऑलरेडी जेल में है, तो उनसे तफ्तीश जाके अंदर JIT कर भी लेती तो कुछ नहीं होना था, लेकिन उससे वो इंटाइटल हो जाते अपने केस को मेरिट्स पे डिस्कस करने के लिए, और आइंदा समात पे हो सकता था कि इस केस में उनको अल्टीमेट रिलीफ मिल जाता। कंडरानी साहब के आज के कंडक्ट ने उस रिलीफ का रास्ता फिलहाल के लिए रोक दिया है, तो इस हद तक वो कामयाब भी रहे हैं कि उन्होंने वो रिलीफ ब्लॉक किया है। लेकिन मुझे सोहेल रशीद साहब ये बताएं कि चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदयाल साहब की जो ज़ाहिर है हम तो ज़ाती तौर पे उनको जानते हैं कितने वो हम्बल हैं, किस तरह से उनका कंडक्ट है, आवाज़ उनकी ऊँची नहीं होती या वो उस तरह से वो चीज़ें नहीं करते जिस तरह से बहुत से जजेस करते हैं। लेकिन उनकी इस नरमी उनकी इस जो मुसलसल वो दरगुजर करते आए हैं, जो धमकियाँ सुप्रीम कोर्ट को दी जाती रहीं, जो जजेस को ब्लैकमेल किया जाता रहा, उनके ऊपर ज़ाती हमले किए जाते रहे, पार्लियामेंट के अंदर तकरीरें होती रहीं, बाहर धरने होते रहे, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे आके गालम गलोच की गई, उनकी उस कमज़ोरी जो जिस भी वजह से थी, वो अब मामला यहाँ तक आ गया कि अब वकील जो है वो कमरे अदालत में आके एक नहीं दो जजेस को गालम गलोच तक आ गए हैं। ये मामला तो इसी तरह चलता रहा तो किसी दिन को वकील उठा के कोई चीज़ जज को मार देगा। देखिए बंदयाल साहब को आपने जो डिस्कस किया, वो जा रहे हैं, मैं बहुत रिस्पेक्ट के साथ मैं सोच रहा था कि उनके जाने के बाद ये जुमला कहीं लिखूँ या बोलूँगा, आपने बात किया तो क्या देता हूँ उनको। अगर मैं एक हेडलाइन में डिस्क्राइब करना चाहूँ ना, उनकी मैं प्रोफाइल लिखूँ तो उसकी हेडलाइन में ये बनाऊँगा, एक सहमे हुए चीफ जस्टिस जो कुछ करना भी चाहते थे और कर भी नहीं पा रहे थे। तो वो उनका यही वो है कि वो चाहते हैं कि मेरी कोई लेगेसी रहे, कुछ मैंने ऐसा किया हो, लेकिन उस तरफ जाते हुए उनको नज़रिया ज़रूरत जो है ना वो बगलगीर हो जाता है, उसको उनके दामन से पकड़ लेता है कि नहीं यार रहने दो, मसला हो जाएगा। तो वो मेरा ख्याल है आप दिन ही पूरे कर रहे हैं। वो कोई आर्डर वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो आर्डर या तो उनके इंटरनल पॉलिटिक्स ऐसी है सुप्रीम कोर्ट में, जैसा कहा जाता है कि लोग उनके साथ नहीं चल रहे, या तो वो उसमें वो बंधे हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद एक चीफ जस्टिस इतना बंधा हुआ कभी भी नहीं होता। चीफ जस्टिस के पास किसी भी बेंच में बैठ के कितना ही क्रिटिसाइज लोगों ने किया हुआ है, हम ख्याल बेंच है, ये है वो है। उस हम ख्याल बेंच के ऊपर कोई फैसला देने में पाबंदी है आइन और कानून के मुताबिक? वो आज भी दे लोग करते रहे क्रिटिसाइज, आज से 20 साल बाद कोई पढ़ेगा तो उसमें से कदगन निकाल के दिखाए। वैसे सदीक जान साहब, एक चीफ जस्टिस वो है जो प्रेस रिलीज के जरिए 2 जजों का फैसला मुअत्तल कर देता है करियान केस में। एक चीफ जस्टिस वो है जिसके पास कई इंपॉर्टेंट जजमेंट रिजर्व हुई भी पड़ी हैं और वो पता नहीं लिख क्या रहे हैं उसके अंदर। देखिए तो मैं टूथलेस किस्म का चीफ जस्टिस नहीं होना चाहिए, या हो या घर चला जाए। देखिए एक ही मैं बात होनी इस एक पे बात और मैं अब सर आपको रोक के कहना चाहूँगा कि इस निज़ाम को, अदालती निज़ाम को और वकला को और सारे जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं जुडिशल सिस्टम के, उनको एक चीज़ फ़ैसला करनी चाहिए। आप पिछले 1 साल का बड़ा बारीक भी नहीं से, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, अगर आप जायज़ा लें ना, तो कोई 1-2 करैक्टर आपको ऐसे इसमें नज़र आएँगे जिनकी वजह से मुल्क इतने गंभीर मसाइल में चला गया हुआ है कि इसका कोई हिसाब नहीं, और उन लोगों की सर्विस अभी 8-8, 10-10 साल बाकी है। तो सोच लें कि वो उनका जो है बोझ मज़ीद इस जुडिशल सिस्टम ने बर्दाश्त करना है या नहीं करना, या उनको सिर्फ मरवत में रखना है, तो उसकी कास्ट कौन पे करेगा? क्या पीपल ऑफ पाकिस्तान करेंगे? क्या सारा सिस्टम करेगा, मैं और आप करेंगे? तो मेरा ख्याल है कि उसमें सारों का जवाब ना ही होगा, और अगर ना है तो उसका हल की तरफ जाना होगा, वरना मसाइल बहुत ज़्यादा होते जाएंगे। देखिए सोहेल रशीद साहब ने 8 साल कहे हैं तो आज से अब अंदाज़ा है 2030-31 तकरीबन बनता है तो वो खुद 32 लोग साल। 32 लोग कनेक्ट कर लेंगे। देखें आखिर में मैं ये ज़रूर कहूँ कि जैसे मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में कहता हूँ कि बंदयाल साहब बड़े आजिज़ किस्म के इंसान हैं, बड़े अच्छे तरीके से उनका कंडक्ट उनका ज़बरदस्त है, आवाज़ उनकी ऊँची नहीं होती। लेकिन बंदयाल साहब ने चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान की सीट को इतना बेवकूफ़ कर दिया है कि शायद ही पाकिस्तान की तारीख़ में किसी चीफ़ जस्टिस ने इतना इस सीट को बेवकूफ़ किया हो। और कल परसों रात को एक जगह हम खाने पर थे तो एक हमारे दोस्त एंकर, क्योंकि मैंने उनसे ये बात नहीं पूछी थी कि मैं उनका नाम लेके बात कर सकूं, लेकिन उन्होंने परसों हवाला दिया कि जैसे चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि अगर आधे घंटे में जिसको गिरफ्तार किया गया तो उसको पेश ना किया जाता तो मैं रिज़ाइन कर देता, मेरे इस सीट पे बैठने का कोई जवाज़ नहीं था। मैं ये समझता हूँ आज भी अगर या तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान फैसले दें, वरना चीफ जस्टिस पाकिस्तान अगर आज भी रिज़ाइन कर देते हैं तो ये कम अज़ कम तारीख़ में वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे। वरना आपने देखा कि यहाँ बहुत बड़े बड़े चीफ जस्टिस आए, खोसा साहब जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया, लेकिन खोसा साहब के साथ क्या हो रहा है वो आपके सामने है। साकिब निसार साहब ने जो काम किया उनके साथ क्या हो रहा है। तो एक माह बाद बंदयाल साहब कहीं भी नहीं होंगे, लेकिन अगर वो तारीख़ में ख़ुद को ज़िंदा रखना चाहते तो उनको कोई ना कोई 15 जब से वो इस सीट पर बैठे उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसमें आप कह सकें कि उन्होंने इस सीट का जो उनका ताकत थी उसका इस्तेमाल किया पाकिस्तान के लोगों के लिए, पाकिस्तान के लिए। तो अब भी वक्त है कि चीफ जस्टिस को एक काम ऐसा कर गुजरे, या तो वो अपना कोई जजमेंट देकर उस पर इंप्लीमेंट करवा लें, ना भी इंप्लीमेंट हो तो जैसे सोहेल रशीद साहब ने कहा कि ये तारीख़ पर फैसला करेगी, या यह है कि वो रिज़ाइन कर दें, तो कम अज़ कम तारीख़ में वो ज़रूर ज़िंदा रहेंगे। बाकी वो ज़ाती तौर पर एक अच्छे इंसान है, उनका कोई वो उस तरह का नहीं है, वो गुस्सा नहीं करते, वो बदला नहीं लेते, लेकिन
इस सीट को उन्होंने बहरहाल बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ कर दिया है। ये कुछ तफसीलात थी, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। और जाते जाते ये ज़रूर कह दूँ, आपने देखा सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि एक एडिशनल सेशन जज फैसला देता है और आधे घंटे में इमरान खान जैसा लीडर गिरफ्तार हो जाता है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे इलेक्शन कमीशन हो कोई भी अमल नहीं करता और कुछ भी नहीं होता। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।